नमस्कार दोस्तों, बख्शी कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, HSSC की सभी परीक्षाओं में 1857 की क्रांति से संबंधित प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं, क्योंकि हरियाणा ने बढ़ चढ़कर इस क्रांति में भाग लिया था तथा रोहतक, हिसार तथा गुरुग्राम से बड़ी संख्या में ब्रिटिश सेना के भारतीय सैनिक क्रांति में भाग लेने के लिए दिल्ली गए थे। ऐसे प्रश्न कई बार पूछे गए हैं कि हरियाणा के किस क्षेत्र से किस क्रांतिकारी ने क्रांति का नेतृत्व किया, और इसी प्रकार के कई प्रश्न पूछे गए हैं पेपरों में इस क्रांति से संबंधित, तो वो हमने सभी वीडियो में डाले हैं। इसलिए हमने इस क्रांति से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को और सभी तथ्यों को इस वीडियो में डाला है। आजकल परीक्षाओं में जिस प्रकार के प्रश्न पूछे गए जा रहे हैं उसे देखते हुए आप पूरी वीडियो को बिना स्किप किए हुए ज़रूर देखिएगा। हर प्रकार की जानकारी आजकल रखना बहुत ज़रूरी है। आइए वीडियो शुरू करते हैं। 1857 की क्रांति के बारे में शुरुआत करते हैं। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम लिखा गया भारतीय लेखकों और इतिहासकारों के द्वारा इस आज़ादी की लड़ाई को। तो बहुत सारे लेखकों और इतिहासकारों ने इसे पहली आज़ादी की लड़ाई माना। महान क्रांतिकारी विनायक दामोदर सावरकर ने अपनी पुस्तक में शीर्षक यही दिया, 1857 का स्वातंत्र्य समर, और समर का अर्थ होता है संग्राम या युद्ध। अर्थात ये मानते थे ये भारत की तरफ से आज़ादी की पहली लड़ाई थी। परंतु अंग्रेज लेखक कुछ और ही लिखते थे। उन्होंने लिखा इंडियन म्यूटिनी। अधिकांश लेखकों की पुस्तकें मैं आपको यहाँ स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, जिनमें इंडियन म्यूटिनी लिखा गया। कुछ ने लिखा म्यूटिनी ऑफ सिपाही, और कुछ एक लेखक है किम ए वैगनार, इसने लिखा र्यूमर्स एंड रेबल्स, जिसका अर्थ यह निकलता है अफवाहें और दंगे। अब इस लेखक की नज़र में यह क्रांति केवल अफवाहों पर आधारित दंगे थे। तो इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी इसको सैनिक विद्रोह या सिपाही विद्रोह ही माना था। तो इस प्रकार हम आगे देखते हैं। लेकिन 1857 से पहले 18वीं सदी तथा 19वीं सदी के बीच में कई विद्रोह हुए छोटे बड़े। इनमें सबसे पहला विद्रोह था सन्यासी विद्रोह, और उसके बाद कई विद्रोह हुए स्थानीय स्तर पर। कोल विद्रोह, संथाल विद्रोह, कूका विद्रोह, नौसेना विद्रोह, किसान विद्रोह, नील विद्रोह, पावना विद्रोह, मोपला विद्रोह जो किसानों के द्वारा किया गया था, और दाईं तरफ उनकी संस्थाओं के नाम लिखे गए हैं जिन्होंने ये विद्रोह संचालित किए। पर ये छोटे पैमाने पर अलग अलग समय पर और स्थानीय स्तर पर होते रहे, जिनमें वहाँ के पीड़ित किसानों ने या दस्तकारों ने या जनजातियों ने के द्वारा किए गए, जो ईस्ट इंडिया कंपनी की दमनकारी नीतियों के विरुद्ध अपना संतोष जताने के लिए होते रहे। और क्योंकि ये स्थानीय स्तर पर थे, बहुत छोटे पैमाने पर थे, और ईस्ट इंडिया कंपनी के पास काफ़ी बड़ी सेना थी और शक्ति थी, धन था, और उन्होंने इन छोटे छोटे विद्रोहों को बड़ी आसानी से कुचल दिया। परंतु ये दर्शाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ भारतीयों में किस प्रकार रोष उत्पन्न हो रहा था। और यही आगे चल के 1857 की क्रांति में ये समझ लीजिए कि लावा इकट्ठा हो रहा था, और वो ज्वालामुखी के रूप में 1857 में आके फट पड़ा। लेकिन उसके आगे चलकर भी ये विद्रोह जारी रहे। तो अब देखते हैं पहला विद्रोह सन्यासी विद्रोह। ये 1763 से 1800 ईस्वी तक हुआ, और स्थान था इसका बंगाल, और इसके नेतृत्वकर्ता थे मठवासी और बेदखल जमींदार, और दमनकर्ता थे वारेन हेस्टिंग्स, जो कि बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे। विद्रोह का नारा था ओम वंदे मातरम, और विद्रोह की विशेषता यह थी कि हिंदू मुस्लिम एकता, जो कि 1857 की क्रांति में भी देखने को मिली। वहाँ भी हिंदू मुस्लिम एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़े थे, और जो अंग्रेज़ों की आंखों में खटकी, और आगे चलकर उन्होंने फूट डालो राज करो की नीति अपना ली। तो वो हम आपको सब समझाएंगे, बताएंगे। तो आइए देखते हैं विद्रोह का कारण क्या था। विद्रोह का कारण था तीर्थ स्थानों की यात्रा पर प्रतिबंध और भू राजस्व को कठोरता से वसूलना, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी का उद्देश्य ही यहाँ से लाभ कमाना था। अब हम देखते हैं आनंद मठ पुस्तक के शीर्षक को देख रहे हैं, और ये बंकिम चंद्र चटर्जी या बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय एक ही बात है, दोनों जातियों का एक ही अर्थ है, और ये एक ही व्यक्ति के दो नाम हैं। लेकिन आप इसको देख के परेशान मत होइएगा। इस लेखक ने एक महान गीत लिखा था वंदे मातरम, जो 1876 में आनंद मठ में डाला गया, और ये इसके 3 पैरे शुरू के संस्कृत में हैं
जबकि बाकी के सभी पैरे बांग्ला भाषा में लिखे गए हैं और जो 3 पैरे संस्कृत में लिखे गए हैं वो हमारे राष्ट्रगीत वंदे मातरम के रूप में हमारे सामने अभी भी उपस्थित हैं। 1950 में इसे राष्ट्रगीत का दर्जा दिया गया और जन गण मन अधिनायक जो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था उसे 1950 में राष्ट्रगान का दर्जा मिला। इस गीत को लिखने बोलने का जो गाने का समय है वो है 65 सेकंड, जिसका मतलब बना 1 मिनट 5 सेकंड। परंतु जो राष्ट्रगान है उसको गाने का समय है 52 सेकंड। तो ये आपको याद रखना है हर चीज़ को। और राष्ट्रगीत वंदे मातरम है और राष्ट्रगान जन गण मन अधिनायक जो कि रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। अब हम आगे देखते हैं 1857 की क्रांति के कारण, और नंबर 2 पर हम चर्चा करेंगे 1857 की क्रांति की असफलता के कारण, और तीसरा करेंगे 1857 की क्रांति के परिणाम। और इन तीनों की चर्चा हम आगे चलकर करेंगे। पहले हम आपको 1857 की क्रांति का अच्छी तरह से परिचय दे देंगे और उसकी पूरी जानकारी देंगे। आइए पहले 1857 की क्रांति के बारे में समझते हैं। क्रांति के लिए वास्तविक तिथि निर्धारित की गई थी 31 मई 1857। योजना यह थी कि यदि एक ही समय पर पूरे देश में अगर सभी क्रांति के लिए उठ खड़े होंगे तो अंग्रेज़ों के लिए इतनी बड़ी संख्या में सभी क्रांतिकारियों से निपटना असंभव हो जाएगा, क्योंकि क्रांतिकारियों की संख्या अधिक थी और ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना की मुकाबले में शक्ति कम थी। पर अगर सारे देश में एक ही दिन क्रांति आरंभ होती है कि समय पर तो, परंतु किसी कारणवश जल्दी क्रांति आरंभ होने के कारण ये हो नहीं पाया। तो अब कुछ महान क्रांतिकारियों का परिचय ले लीजिए। ये पहले हैं पेशवा नाना साहब जो बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे, और ये है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जिसके बारे में महान कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान ने कविता लिखी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, जो कि काफ़ी प्रसिद्ध एक कविता है। तो इन्हें लॉर्ड डलहौजी के द्वारा अपने राज्य से बेदखल कर दिया गया था, क्योंकि इनका दत्तक पुत्र जो है स्वीकार नहीं किया गया। और यहाँ देख रहे हैं आप अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर का स्थिति का चित्र, जिन्होंने आगे चलकर इस क्रांति का नेतृत्व भी किया और ये अंतिम मुगल सम्राट थे। इन्हें बाद में गिरफ्तार किया गया था और रंगून जेल में इनको भेज दिया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। आगे देखते हैं तात्या टोपे, जिनका वास्तविक नाम था रामचंद्र पांडुरंग, और ये इनको महाराष्ट्र का बाघ भी कहते हैं। और इन्होंने कानपुर से क्रांति का नेतृत्व किया और इनकी मृत्यु कथित रूप से शिवपुरी मध्य प्रदेश में बताते हैं, परंतु क्योंकि किसी के पास इसकी पुष्ट जानकारी नहीं है कि इनकी मृत्यु कब हुई और कहाँ हुई, इसके बारे में अलग अलग इतिहासकार अलग अलग मत देते हैं, इसलिए निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता कि इनकी मृत्यु कब हुई। और इनका नाम तात्या टोपे पड़ने का पीछे ये कारण बताया जा रहा है। 2 कारण बताए गए हैं। एक तो इन्होंने कुछ समय ईस्ट इंडिया कंपनी में तोपखाना रेजिमेंट में भी काम किया, इसलिए इनको तोपखाना के नाम पे टोपे कहा गया। दूसरा कारण बताते हैं कि नाना साहब ने इनको एक बड़ी महंगी और बहुमूल्य टोपी भेंट की थी, जिसे वो बड़े चाव से पहनते थे, इसलिए इनका नाम तात्या टोपे पड़ गया। आगे जो क्रांतिकारी देख रहे हैं ये हैं अजीमुल्ला खान यूसुफजई। ये नाना साहब के सचिव या सेक्रेटरी थे, बाद में उनके प्रधानमंत्री बने। ये 1857 की क्रांति के कर्णधार थे। इन्होंने महान क्रांतिकारियों नाना साहब, तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई आदि महान क्रांतिकारियों को एकजुट करने का कार्य किया। ये अंग्रेजी, फ्रेंच, फारसी, उर्दू, हिंदी और संस्कृत आदि कई भाषाओं के ज्ञाता थे। इन्होंने वकालत की थी और एक महान वकील भी थे। और आगे चलकर आपको बताएंगे कि ये नाना साहब के लिए उनकी पेंशन दोबारा लगवाने के लिए किस प्रकार इन्होंने यूरोप का दौरा किया। जब अंग्रेज़ों ने नाना साहब को मिलने वाली 80,000 पाउंड की वार्षिक पेशवाई पेंशन बंद कर दी, तो नाना साहब ने अजीमुल्ला खान को अपना वकील बनाकर महारानी विक्टोरिया से मिलने के लिए इंग्लैंड भेजा। इस दौरान अजीमुल्ला खान ने इंग्लैंड के दुश्मन देशों से संपर्क किया और उनसे क्रांति में सहयोग देने की अपील की। ऐतिहासिक दस्तावेजों के अनुसार रूस और ईरान ने सहायता देने का वादा किया था। तो इस प्रचार के लिए रोटी और कमल के फूल को क्रांति के प्रतीक के रूप में प्रचार में प्रयोग किया गया। रोटी का अर्थ ये था कि हम
गुलामी की रोटी खाते खाते इतने लालची हो गए हैं, हमें आज़ादी की रोटी खाना भूल गया। तो हमें देश को आज़ाद कराना है और आज़ादी की रोटी खानी है। और कमल के फूल का अर्थ ये लिया गया कि हमें जैसे पहले अंग्रेज़ों के आने के पहले देश समृद्ध था, वैसी धन दौलत समृद्धि भारत में वापस लानी है, जैसे हम अंग्रेज़ों के गुलाम बनने से पहले समृद्ध थे। ये कमल का फूल प्रतीक इस बात का था। और इस सारे अभियान का नाम लेखकों ने आगे चल कर लिख दिया चपाती मूवमेंट अर्थात। लेकिन ये रोटी और कमल का जो प्रचार है इतने गोपनीय तरीके से किया गया कि अंग्रेज़ों को क्रांति होने तक इसकी भनक ही नहीं लगी। क्रांति की वास्तविक तिथि 31 मई 1857 निर्धारित की गई थी, परंतु क्रांति निर्धारित तिथि से 21 दिन पहले 10 मई 1857 को मेरठ से आरंभ हो गई। परिणाम स्वरूप ना तो क्रांति पूरे देश में फैल सकी और ना ही विदेशों से सहायता मिल सकी और ना ही सभी देशवासी इसमें शामिल हुए। तो इसलिए परंतु क्रांति का निर्धारित तिथि से पहले आरंभ हो जाना क्रांति की सफलता का एक प्रमुख कारण बना, क्योंकि योजना ये बनी थी कि यदि पूरे भारत में एक ही समय पर एक साथ क्रांति आरंभ होगी तो अंग्रेज़ों के लिए इतने सारे क्रांतिकारियों से एक साथ निपटना संभव हो जाएगा और निश्चित रूप से क्रांति सफल होगी और देश आज़ाद हो जाएगा। अजीमुल्ला खान यूसुफजई जब नाना साहब की पेंशन दोबारा शुरू कराने के लिए महारानी विक्टोरिया से मिलने के लिए इंग्लैंड गए थे, तो उन्होंने 1854 से 1856 तक यूरोप का दौरा किया और इंग्लैंड के शत्रु देशों से क्रांति के लिए सहयोग मांगा। ऐतिहासिक दस्तावेजों में ये दर्ज है कि रूस और ईरान ने सहायता का वादा किया था, परंतु क्रांति के 31 मई के स्थान पर 10 मई को आरंभ हो जाने के कारण इस क्रांति के मनोवांछित फल नहीं मिले, ना ही विदेशी सहायता मिल पाई तथा ना ही क्रांति पूरे देश में फैल सकी। यहाँ तक कि अलग अलग स्थानों पर अलग अलग समय पर क्रांति के आरंभ होने से अंग्रेजी सेना को संभलने का पूरा मौका मिला। अंग्रेजी सेना एक स्थान पर क्रांतिकारियों को हराकर आसानी से दूसरे स्थान पर पहुंच जाती थी और इस प्रकार से अंग्रेजी सेना पूरे क्रांति को आसानी से कुचलने में कामयाब हो गई। यदि ये क्रांति एक ही दिन आरंभ होती एक ही स्थान से पूरे देश में तो शायद नतीजे कुछ और होते। क्रांति के आरंभ होने के कारण दो प्रकार के थे। एक तो पहला कारण है दीर्घकालिक कारण, जो कि लंबे समय से कारण बने हुए थे, और दूसरा है तत्कालिक कारण। अब दीर्घकालिक कारण कई लंबे समय से, लगभग समझ लीजिए 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था, उसके बाद ये 1857 में क्रांति हुई है, तो कितना समय हुआ, 100 साल का। तो उस दौरान होगा। अब दीर्घकालिक कारण है 7 प्रकार के, देखेंगे। पहला कारण है धार्मिक कारण, दूसरा है आर्थिक कारण, तीसरा अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा, चौथा है सैनिक कारण, पांचवा राजनीतिक कारण, छठवां राजाओं की पेंशन बंद करना और सातवां ईसाई धर्म को बढ़ावा देना। इन सभी के बारे में हम आपको बताएंगे और इसकी चर्चा करेंगे। हर तरह से तैयारी आपकी कराएंगे पेपरों के लिए। और तत्कालिक कारण था गाय और सूअर की चर्बी का लेप चढ़े हुए कारतूसों के प्रयोग की अफवाह। अब हम आपको पहले तात्कालिक कारण बताएंगे, फिर बाद में आगे दीर्घकालिक कारणों की चर्चा करेंगे। 1853 में प्रचलित एनफील्ड राइफल का चित्र इस समय आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसी राइफल में गाय और सूअर की चर्बी का लेप लगे हुए कारतूसों के प्रयोग करने की अफवाह उड़ी थी। इन कारतूसों को प्रयोग से पहले दांतों से छील कर इनका लेप उतारना पड़ता था और अफवाह ये उड़ी, इस अफवाह की इन पर गाय और सूअर का चर्बी लगी हुई है। इस अफवाह को सुनकर हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों के सैनिक भड़क उठे। हिंदू गाय का मांस नहीं खाते और मुसलमान सूअर का मांस नहीं खाते, तो इसलिए सैनिकों को लगने लगा कि अंग्रेज उनका धर्म भ्रष्ट करना चाहते हैं। और इसी प्रकार के एक सैनिक थे मंगल पांडे, जो ईस्ट इंडिया कंपनी की बंगाल नेटिव इन्फेंट्री की 34वीं रेजिमेंट में सिपाही के पद पर बैरकपुर पश्चिम बंगाल में तैनात थे। और इस अफवाह के बारे में सुनकर इनका खून खौल उठा। ये बड़ी मुश्किल अपने क्रोध को दबाए बैठे थे और परंतु 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने बगावत कर दी। उसने चर्बी वाले कारतूस लेने से मना कर दिया और सार्जेंट मेजर ह्यूस्टन उसे गिरफ्तार करने के लिए आगे बढ़े, तो मंगल पांडे ने उसे गोली मार दी और लेफ्टिनेंट वॉक की
तलवार से हत्या कर दी। मंगल पांडे को गिरफ्तार कर लिया गया और 6 अप्रैल 1857 को उन पर कोर्ट मार्शल अर्थात सैन्य अदालत में मुकदमा चलाया गया और 8 अप्रैल 1857 को उन्हें फांसी दे दी गई। मंगल पांडे के बलिदान का असर क्या हुआ, आगे चल के देखते हैं। मेरठ में क्रांति की शुरुआत हो गई। 24 अप्रैल 1857 को 3 LC परेड मेरठ में 90 में से 84 घुड़सवारों ने नए कारतूस लेने से मना कर दिया। कोर्ट मार्शल के बाद इन्हें 5 वर्ष के कारावास का दंड दिया गया और 9 मई को 85 सैनिकों ने नए कारतूसों का प्रयोग करने से मना कर दिया। इन्हें 9 वर्ष के जेल की सज़ा दी गई और 10 मई को शाम 5 बजे और 6 बजे के बीच मेरठ में पैदल टुकड़ी 20 नेटिव इन्फेंट्री की ने क्रांति की शुरुआत कर दी। फिर 3 LC ने भी विद्रोह कर दिया। इन सैनिकों ने अपने अंग्रेज अफसरों को गोली मार दी और 10 मई को क्रांतिकारियों ने जेल तोड़ दी तथा बंदी सैनिकों को छुड़ा लिया और मुक्त होने के बाद बंदी सैनिक भी क्रांति में शामिल हो गए। फिर सभी क्रांतिकारी दिल्ली की ओर रवाना हो गए और ये आपको बता दें कि 10 मई को रविवार था और उस दिन अधिकांश अंग्रेज अफसर चर्च गए हुए थे। हरियाणा के रोहतक, हिसार और गुरुग्राम से सैनिक क्रांति में शामिल होने के लिए दिल्ली की ओर चल पड़े और इस क्रांति की खबर जंगल की आग की तरह फैलती गई। अब यहाँ देख लीजिए कि मेरठ की क्रांति से 9 घंटे पहले अम्बाला छावनी में क्रांति आरंभ हुई थी। अगर पूछा जाए कि हरियाणा में सबसे पहले क्रांति कहाँ आरंभ हुई तो उत्तर होगा अम्बाला छावनी। ये आपको बता दें कि अम्बाला छावनी की स्थापना 1843 में हुई थी। और यदि ये पूछा जाए कि भारत में सबसे पहले क्रांति कहाँ आरंभ हुई तो आपका उत्तर होगा मेरठ। इन 2 प्रश्नों को ध्यान दे दीजिए। ये प्रश्न HSSC की परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है कि हरियाणा के किस स्थान से सबसे पहले क्रांतिकारी मेरठ की क्रांति में शामिल होने के लिए गए। इसका उत्तर है कि सबसे पहले रोहतक, हिसार और गुरुग्राम के क्रांतिकारियों ने दिल्ली की ओर कूच किया। दिल्ली की मेरठ से दूरी है 95.6 किलोमीटर या 59.4 मील और 11 मई सुबह तक क्रांतिकारी दिल्ली पहुंच चुके थे। दिल्ली पहुंचकर क्रांतिकारियों ने बहादुर शाह जफर से मुलाकात की और उन्हें अपना सम्राट घोषित कर दिया। यद्यपि पहले बहादुर शाह जफर सोचते रहे कि मैं क्रांति का नेतृत्व करूं या ना करूं, लेकिन बाद में उन्होंने हामी भर दी। HSSC की परीक्षाओं में यह प्रश्न भी कई बार पूछा गया है कि 1857 में मेरठ की क्रांति के समय मेरठ के नायब कोतवाल कौन थे। इसका उत्तर है राव कृष्ण गोपाल। ये राव तुलाराम के चचेरे भाई थे। यह प्रश्न भी HSSC की परीक्षाओं में कई बार पूछा गया कि राव कृष्ण गोपाल किसके साथ मिलकर नसीबपुर नारनौल में अंग्रेजों के खिलाफ लड़े थे। इसका उत्तर है राव कृष्ण गोपाल। राव तुलाराम जो कि रेवाड़ी के राजा थे और मोहम्मद आजम जो कि हिसार के नवाब थे और अब्दुल समद खां जो कि झज्जर के नवाब थे के साथ मिलकर नसीबपुर जो कि नारनौल ज़िले में पड़ता है में अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़े। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहे थे कर्नल जेरार्ड। इस युद्ध में अहिरवाल के रणबांकुरे बड़ी बहादुरी से लड़े, परंतु राव कृष्ण गोपाल वीरगति को प्राप्त हुए तथा अंग्रेजी सेना के कर्नल जेरार्ड भी मारे गए और अंग्रेज़ों की जीत में तोप खाने का बहुत बड़ा हाथ था। वास्तव में तोप खाने की जो गोले हैं जब सेना पर गिरे तो सेना 2 भागों में बट गई। आधी सेना आगे की ओर भाग पड़ी और आधी सेना पीछे की ओर हट गई। जो आगे की ओर बढ़े उन्हें अंग्रेज सैनिकों ने मार डाला और जो पीछे की तरफ चले गए बाद में उनको मार डाला। तो इस प्रकार से युद्ध में सेना के 2 भागों में बट जाने के कारण क्रांतिकारियों की हार हुई। 10 मई रात्रि को क्रांतिकारी दिल्ली की ओर रवाना हो गए। दिल्ली से मेरठ की दूरी है 95.6 किलोमीटर या 59.4 मील और क्रांति की खबर जंगल की आग की तरह आसपास सभी क्षेत्रों में फैल गई। रोहतक, हिसार और गुरुग्राम से क्रांतिकारी दिल्ली की ओर चल पड़े। 11 मई सुबह के समय क्रांतिकारी दिल्ली पहुंच गए और उन्होंने यमुना पार की और फिर क्रांतिकारियों ने यमुना पार की और टोल प्लाजा को आग लगा दी और उसे लूट लिया। क्रांतिकारी बहादुर शाह जफर से मिले और उन्हें अपना सम्राट घोषित कर दिया। 11 मई और 12 मई को घमासान युद्ध हुआ। दिल्ली ने पहली बार मौत का तांडव देखा और बहुत से अंग्रेज मारे गए और शेष दिल्ली छोड़कर भाग गए।
12 मई को दिल्ली पर क्रांतिकारियों का कब्जा हो गया और दिल्ली में मौत का तांडव लंबे समय तक चलता रहा। दिल्ली की सड़कों पर लाशें पड़ी थी और खून बह रहा था। क्रांतिकारियों के पास धन, हथियारों और नेतृत्व की कमी थी, परंतु अंग्रेजी सेना के पास किसी चीज़ की कमी नहीं थी। कुछ दिनों बाद अम्बाला से अंग्रेजी सेना दिल्ली पहुंच गई और क्रांतिकारियों दिल्ली से भागे हुए अंग्रेज सैनिक फिर वापस लौट आए और धीरे धीरे क्रांतिकारियों के पैर उखड़ने लगे और इस प्रकार ब्रिटिश का कब्जा दिल्ली पर होता चला गया। नाभा, जींद और पटियाला की रियासतों ने अंग्रेज़ों का साथ दिया था। इन्होंने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया बल्कि अंग्रेज़ों का साथ दिया। इन रियासतों के सैनिकों ने अंग्रेजी सेना को अम्बाला से दिल्ली पहुंचने में सहायता की। नाभा, जींद और पटियाला के सैनिकों ने क्रांतिकारियों तक सूचनाएं ले जाने वाले सरकारों को रास्ते में मार डाला और अपने आदमियों द्वारा क्रांतिकारियों तक गलत सूचनाएं भेजी, जिससे क्रांति को बहुत नुकसान पहुंचा। क्रांति की असफलता का एक बड़ा कारण ये भी था, कई देशी रियासतों की सेनाएं अंग्रेज़ों का साथ दे रही थी और अंग्रेज़ों के साथ मिलकर क्रांतिकारियों के विरुद्ध लड़ रही थी। वे क्रांतिकारियों तक पहुंचने में अंग्रेजी सेना की मदद भी कर रही थी। क्रांतिकारियों को दो मोर्चों पर एक साथ लड़ना पड़ रहा था। अंग्रेज़ों से, अंग्रेजी सेना के अलावा रियासतों की सेना से भी उन्हें लड़ना पड़ रहा था। लकड़ी इसलिए कटी क्योंकि कुल्हाड़ी में दस्ता लकड़ी का ही था। ये कहावत 1857 की क्रांति में सत्य सिद्ध हुई। हुमायूं का मकबरा इस समय आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, जहां बहादुर शाह जफर अपनी पत्नी जीनत बेगम और अपने 2 पुत्रों और एक पोते सहित छिपा था। पुत्र थे मिर्ज़ा मुग़ल और मिर्ज़ा सुल्तान। 18 सितंबर 1857 को बहादुर शाह जफर को कैप्टन विलियम हडसन द्वारा बेगम जीनत महल तथा 2 पुत्रों मिर्ज़ा मुग़ल तथा मिर्ज़ा खिज़र सुल्तान तथा पोते अबू बकर सहित हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार कर लिया गया। इस समय स्क्रीन पर आप देख रहे हैं बहादुर शाह जफर का बेटा मिर्ज़ा मुग़ल, उनका चित्र, और बहादुर शाह जफर की बीवी जीनत महल का चित्र देख रहे हैं आप इस समय स्क्रीन पर। इन सभी को कैप्टन विलियम हडसन के द्वारा हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार किया गया, जहां बहादुर शाह जफर और उनकी पत्नी को लाल किले ले जाया गया। वहीं इनके दोनों बेटों और पोते को मेजर विलियम हडसन किसी और जगह सौंप ले गया, वो मैं आगे बताऊंगा आपको। बहादुर शाह जफर को हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार करते हुए सैनिकों के चित्र इस समय आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। और बहादुर शाह जफर को आम कैदी की तरह लाल किले में ले जाकर एक कोठरी में रखा गया और बहादुर शाह जफर पर लाल किले में मुकदमा चलाया गया। उस दौरान बहादुर शाह जफर का ये वास्तविक चित्र है। मुकदमे के दौरान वो बहुत बीमार और अस्वस्थ थे और बर्मा की राजधानी रंगून स्थित वह जेल जहां बहादुर शाह जफर को आजीवन कारावास की सज़ा दी गई और वहां उनको भेज दिया गया। 7 नवंबर 1862 को रंगून जेल में बहादुर शाह जफर की मृत्यु हो गई और वहां उसे जेल के पास ही एक कब्र में दफना दिया गया। और यहाँ स्क्रीन पर इस समय आप देख रहे हैं रंगून में बहादुर शाह जफर की कब्र पर लगा हुआ शिलालेख, और रंगून में बहादुर शाह जफर पर लगा हुआ एक और शिलालेख देख रहे हैं। इसमें साफ लिखा हुआ है कि बहादुर शाह के बारे में। और यहाँ आप देख रहे हैं बहादुर शाह जफर मार्ग पर स्थित दिल्ली गेट के पास खूनी दरवाज़ा, जहाँ विलियम हडसन द्वारा बहादुर शाह जफर के 2 बेटों तथा एक पोते की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उन्हें धोखे से यहाँ लाया गया ये कहकर कि तुम्हें लाल किला ले जा रहे हैं और मुकदमा तुम्हारे पर चलेगा, परंतु उन्हें यहाँ पर लाकर उसने गोली मार दी। तब से इस दरवाजे का नाम खूनी दरवाज़ा पड़ गया। ये वास्तव में दिल्ली के 13 ऐतिहासिक दरवाज़ों में से एक है, लेकिन इस घटना के बाद इसका नाम पड़ गया है खूनी दरवाज़ा या लाल दरवाज़ा। यहाँ पर इन तीनों को हडसन के द्वारा गोली मार दी गई। 20 सितंबर 1857 को दिल्ली पर अंग्रेज़ों का कब्जा हो गया। अब बहुत से क्रांतिकारियों को पेड़ों पर लटकाकर फांसी दे दी गई। इलाहाबाद में कोई पेड़ ऐसा नहीं बचा जिस पर फांसी ना दी गई हो।
बड़े पैमाने पर फांसी दी गई। कई क्रांतिकारियों को तोप से बांधकर गोले से उड़ा दिया गया। 8 जुलाई 1858 को लॉर्ड कैनिंग ने घोषणा की कि क्रांति को पूरी तरह से कुचल दिया गया है। 1857 की क्रांति में ब्रिटिश पक्ष के 3,817 लोग मारे गए, जिनमें से 1,677 लोग भारतीय थे और इस क्रांति में 5,000 के लगभग क्रांतिकारी भी मारे गए या बुरी तरह से घायल हुए। 1857 की क्रांति के हरियाणा के प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं, तो इसका जिक्र हम करेंगे। नारनौल में क्रांति का नेतृत्व किया था राव किशन गोपाल ने किया। जब मेरठ में क्रांति आरंभ हुई तो वह मेरठ के नायब कोतवाल थे। इन्होंने राव तोलाराम के साथ मिलकर अंग्रेज़ों का मुकाबला नसीबपुर अर्थात नारनौल में किया, जिसका नेतृत्व कर्नल जेरार्ड कर रहे थे। इस युद्ध में उन्होंने वीरगति प्राप्त की और रेवाड़ी का नेतृत्व कर रहे थे राव तोलाराम। नसीबपुर में इन्होंने राव कृष्ण गोपाल के साथ मिलकर अंग्रेज़ों का मुकाबला किया। इनकी मृत्यु 23 सितंबर को काबुल अफगानिस्तान में हुई, इसीलिए इस दिन को हरियाणा में शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। पटौदी जो कि जिला गुरुग्राम में पड़ता है, इसका नेतृत्व किया अकबर अली ने। इनका बेटा मंसूर अली खान भारतीय क्रिकेट टीम का कप्तान था। उसकी एक आंख नहीं थी, फिर भी उन्होंने बहुत अच्छा क्रिकेट का खेल खेला और उन्होंने बाद में इसका क्रिकेट टीम का कप्तान भी बनाया गया। और यह आपको बता दें कि मंसूर अली खान हमारी क्रिकेट टीम के कप्तान थे और उन्होंने शर्मिला टैगोर से शादी भी की थी, जो कि प्रसिद्ध अभिनेत्री है। अब हम देखेंगे 1857 की क्रांति के प्रमुख स्थल। पहला है बल्लभगढ़ से क्रांति का नेतृत्व किया था नाहर सिंह ने। इन्हें बल्लभगढ़ का शेर भी कहा जाता है। इन्हें चांदनी चौक दिल्ली में फांसी दे दी गई थी। हिसार में क्रांति का नेतृत्व किया मोहम्मद आजम ने। बहादुरगढ़ में क्रांति का नेतृत्व बहादुर जंग ने किया। और चज्जर में क्रांति का नेतृत्व अब्दुल रहमान खान ने किया। इन्हें दिल्ली में फांसी दी गई। रानिया जो कि जिला सिरसा में है, इसके क्रांति का नेतृत्व किया नूर मोहम्मद ने और रानिया को राजवीर ने बसाया था। और पानीपत में क्रांति का नेतृत्व किया इमाम अली कलंदर ने। और मेवात में क्रांति का नेतृत्व किया सदरुद्दीन मेवाती ने। और हाँसी में क्रांति का नेतृत्व किया हुक्म चंद ने। इन सभी को आप अच्छी तरह से याद करके रखिएगा, क्योंकि आगामी परीक्षाओं में इनमें से कोई ना कोई प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। रोहतक तथा खरगोदा, इन दोनों स्थानों पर क्रांति का नेतृत्व किया था विशारत अली ने। 1857 की क्रांति का कारण, 1857 की क्रांति की असफलता के कारण और 1857 की क्रांति के परिणाम, इनकी चर्चा हम अगली स्लाइड में करेंगे। तो आइए देखते हैं इन तीनों का बारी बारी से वर्णन। पहले देखिए 1857 की क्रांति के दीर्घकालिक कारण। पहला कारण था धार्मिक कारण। ईसाई मिशनरी वालों को सरकार से पूरी छूट और प्रोत्साहन मिलता था और वह गरीब जनता को लोभ, आतंक या सहानुभूति द्वारा ईसाई बनाने में लगे हुए थे, इसलिए लोग ब्रिटिश शासन से नाराज थे। दूसरा कारण था सामाजिक कारण। अंग्रेज़ों ने हिंदुओं में प्रचलित सती प्रथा, जिसमें पति की मृत्यु के बाद पत्नी को उसकी चिता के साथ ही जलाना तथा बाल विवाह पर रोक लगाई तथा विधवा विवाह को वैध करार दिया। इस कारण कट्टर हिंदू अंग्रेजी शासन के दुश्मन बन गए। सैनिकों को समुद्र पार भेजने के कारण ब्राह्मण वर्ग नाराज था, क्योंकि ब्राह्मणों में ये मान्यता थी कि समुद्र पार करने से उनका धर्म भ्रष्ट हो जाता है। यहाँ ये आपको याद दिला दें कि सती प्रथा को बंद करने का श्रेय जाता है लॉर्ड विलियम बेंटिक के ऊपर, जो कि पहले भारत के गवर्नर जनरल थे, और उनके साथ इनको भी श्रेय जाता है राजा राम मोहन राय को। तीसरा कारण था आर्थिक कारण। लगान की ऊंची दरों तथा धन वसूली के कठोर नियमों के कारण निर्धन किसान सेठ साहूकारों के भारी कर्जे के बोझ तले दब गए। सेठ साहूकारों का कर्ज न चुका पाने के कारण बहुत से किसान अपनी पुश्तैनी ज़मीन से हाथ धो बैठे। इंग्लैंड में तैयार माल को बेचने के लिए सरकार ने भारतीय दस्तकारों को बर्बाद कर दिया। भारतीय कर्मचारियों को यूरोपियों से आधा वेतन मिलता था और देसी रियासतों को अंग्रेज़ों द्वारा हड़पने के कारण बहुत से कर्मचारी और सैनिक बेरोजगार हो गए, जिसके लिए सरकार ने सहायक संधि और विलय नीति का सहारा लिया। चौथा कारण था राजनीतिक कारण। लॉर्ड वेलेस्ली ने, जो कि जिनका कार्यकाल 1798 से 1805 था,
की सहायक संधि। इसके अनुसार उस संधि करने वाले को ब्रिटिश सेना रखनी पड़ती थी और अपनी सेना भंग करनी पड़ती थी। तथा लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति या विलय की नीति के द्वारा कई राजाओं के राज्यों को ब्रिटिश राज्य में मिला लिया गया। जिनकी कोई संतान नहीं थी उनके राज्य को ब्रिटिश राज्य में मिला लिया गया। ये थी विलय की नीति। इसी नीति के अंतर्गत झांसी, सतारा, नागपुर आदि को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। अवध को कुशासन के नाम पर अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। अवध की सेना को भंग कर दिया गया और सभी सैनिक बेरोजगार हो गए। जिन राजाओं के राज्य को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया था वह सभी अंग्रेज़ों के दुश्मन बन चुके थे। इसके अलावा जो भी कर्मचारी या सैनिक बेरोजगार हुए वे भी अंग्रेज़ों के खिलाफ मन ही मन क्रोधित थे। पांचवा कारण था राजाओं की पेंशन बंद करना। 1852 को बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब को शासक न मानते हुए उनकी 80,000 पाउंड की वार्षिक पेंशन बंद कर दी गई। 1855 में तंजौर के राजा की मृत्यु के बाद उनके वारिसों की पेंशन बंद कर दी गई तथा उनके साम्राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। इसी प्रकार कर्नाटक के राजा के राज्य को भी हड़प लिया गया। ऐसे सभी भारतीय राजा ब्रिटिश शासन के विरोधी बन गए। भारतीय सैनिकों को अंग्रेज सैनिकों की तुलना में आधा वेतन दिया जाता था। भारतीय सैनिकों की पदोन्नति केवल सूबेदार के पद तक हो सकती थी, जबकि सभी बड़े अफसर अंग्रेज थे। 1856 में सामान्यवर्ती कानून पास किया गया था, जिसके अनुसार सैनिकों को समुद्र पार भी भेजा जा सकता था। परंतु हिंदू सैनिकों को लगने लगा कि समुद्र पार जाने से उनका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, क्योंकि उस समय हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता थी। इन सभी कारणों से सैनिकों में अंग्रेजी शासन के प्रति रोष था और ये सभी कारण जो हैं ये लंबे समय तक चले हैं। सातवां कारण था लॉर्ड मैकाले की दोषपूर्ण शिक्षा नीति। लॉर्ड मैकाले का पूरा नाम था लॉर्ड थॉमस बेबिंगटन मैकाले। वह 1834 से 1838 तक भारत के सुप्रीम काउंसिल में लॉ मेंबर तथा लॉ कमीशन के प्रधान रहे। इंडियन पीनल कोड की पांडुलिपि इन्होंने ही लिखी। इन्होंने लॉर्ड विलियम बेंटिक, चार्ल्स मैटकॉफ और लॉर्ड ऑकलैंड के कार्यकाल में कार्य किया। लॉर्ड मैकाले ने भारत में अंग्रेजी भाषा को सरकारी भाषा बनाने तथा शिक्षा का माध्यम बनाने की अनुशंसा की, अर्थात सिफारिश की, और हिंदी तथा अन्य प्रांतीय भाषाओं की अवहेलना की। लॉर्ड मैकाले को ऐसे भारतीय चाहिए थे जो अंग्रेजी लिख पढ़ सकते हों और ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए काम कर सकें। लोगों को लगने लगा कि अंग्रेज हमारी भाषा और संस्कृति को मिटाने पर तुले हुए हैं और ये कारण भी 1858 की क्रांति का एक कारण बन गया। इस प्रकार आप ये देखेंगे कि ये कारण दीर्घकालिक इसीलिए कहलाए हैं क्योंकि 1757 जब से ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ प्लासी के युद्ध के बाद शासन कायम किया तब से चल रहे थे। लॉर्ड थॉमस बेबिंगटन मैकाले का चित्र इस समय आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिन्होंने अंग्रेजी भाषा का पुरजोर समर्थन किया और इंडियन पीनल कोड की रचना लिखी। तात्कालिक कारण की चर्चा अब हम करेंगे, तो आइए देखते हैं तात्कालिक कारण क्या था। इस समय आप देख रहे हैं 1853 से ब्रिटिश फौज में प्रचलित एनफील्ड राइफल, और इसी राइफल के कारतूसों में गाय और सूअर की चर्बी लगे होने की अफवाह उड़ी थी, जो 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण बनी। गाय और सूअर की चर्बी वाले कारतूसों की अफवाह क्या थी? इससे पहले जो कारतूस प्रयोग किए जाते थे उनमें नमी के कारण कई बार गोली नहीं चलती थी, इसलिए इन कारतूसों के स्थान पर नए कारतूस प्रयोग किए जाने लगे, जिन पर एक लेप चढ़ा होता था। इन्हें प्रयोग करने से पहले दांतों से छील कर लेप हटाना पड़ता था। अफवाह उड़ी कि इस लेप में गाय और सूअर की चर्बी मिली हुई है। यह सुनकर हिंदू और मुसलमान दोनों भड़क उठे, क्योंकि हिंदू गाय का मांस नहीं खाते और मुसलमान सूअर का मांस नहीं खाते। इस अफवाह ने आग में घी का काम किया और मंगल पांडे के घटनाक्रम के बाद इसने 10 मई 1857 को मेरठ में क्रांति का रूप ले लिया। अर्थात ये समझ लीजिए कि लावा इकट्ठा हो रहा था, जो कि 10 मई को ज्वालामुखी बनकर फट पड़ा और अपने साथ सब कुछ जला डाला। 1857 की क्रांति की असफलता के कारण अब इनकी चर्चा हम करेंगे कि क्रांति असफल क्यों हुई। पहला कारण यह था कि पूरे देश में एक ही समय पर क्रांति का आरंभ न होना। क्रांति की वास्तविक तारीख रखी गई थी 31 मई 1857 निर्धारित की गई थी, परंतु क्रांति 21 दिन पहले 10 मई को आरंभ हो गई।
अभी क्रांति का व्यापक प्रचार पूरे देश में नहीं हो सका था, इसलिए इसमें आम जनता ने बढ़ चढ़कर भाग नहीं लिया। जबकि योजना ये थी, यदि पूरे देश में एक ही समय पर क्रांति आरंभ होगी तो अंग्रेज़ों के लिए सभी क्रांतिकारियों से एक साथ निपटना संभव हो जाएगा और क्रांति निश्चित रूप से सफल होगी। परंतु अलग अलग स्थानों पर अलग अलग समय पर क्रांति आरंभ होने से अंग्रेज़ों को ये लाभ हुआ कि एक स्थान पर क्रांति को दबाकर सेना दूसरे स्थान पर पहुंच जाती थी। इस प्रकार अंग्रेज़ों के लिए इस क्रांति को कुचलना आसान हो गया। दूसरा कारण था जनसंपर्क और प्रचार की कमी। यद्यपि रोटी और कमल के फूल के द्वारा इस क्रांति के बारे में इतने गोपनीय तरीके से प्रचार किया गया तो अंग्रेज़ों को इस क्रांति के बारे में भनक भी ना लग सकी। रोटी का अर्थ था कि हम इतने लालची हो गए हैं कि गुलामी की रोटी खा रहे हैं, बल्कि हमें आज़ादी की रोटी खानी चाहिए। और कमल के फूल का अर्थ था कि हमें अंग्रेज़ों के गुलाम बनने से पहले की तरह दोबारा समृद्ध होना है। परंतु अभी प्रचार पूरा नहीं हुआ था और पूरा देश क्रांति के साथ नहीं जुड़ सका था। फिर भी क्रांति 10 मई को आरंभ हो गई। यह क्रांति की असफलता का एक बहुत बड़ा कारण था। तीसरा कारण था एक ही संपर्क भाषा का अभाव। ब्रिटिश फौजों की आपसी संपर्क भाषा एक ही थी, अंग्रेजी। परंतु क्रांतिकारी अलग अलग प्रांतों और स्थानों के थे और इनकी संपर्क भाषा भी अलग अलग थी। कई बार संदेश उचित समय पर तो पहुंच जाते थे, परंतु इन संदेशों को पूरी तरह से समझ नहीं पाते थे क्रांतिकारी, तो इसलिए इन संदेशों का पूरा लाभ नहीं उठाया जा सका। चौथा कारण था आधुनिक हथियारों की कमी। ब्रिटिश फौज आधुनिक हथियारों के साथ लड़ रही थी, जबकि अधिकांश क्रांतिकारी परंपरागत हथियारों जैसे तलवार, भाला, बर्छा, तीर, कमान आदि के साथ लड़ रहे थे। तो क्रांतिकारियों के पास आधुनिक हथियारों की कमी थी। पांचवा कारण था धन और संसाधनों का अभाव। क्रांतिकारियों के पास पर्याप्त संसाधन नहीं थे और धन का अभाव था, जबकि ईस्ट इंडिया कंपनी का लगभग पूरे भारत पर कब्जा हो चुका था और उसके पास धन की कोई कमी नहीं थी और इनकी आय के अनेक साधन थे। छठवां कारण था नेतृत्व की कमी। यद्यपि क्रांतिकारियों के पास नाना साहब, तात्या टोपे, महारानी लक्ष्मीबाई, राव तुलाराम, राव कृष्ण गोपाल, नाहर सिंह जैसे महान योद्धा और क्रांतिकारी थे, परंतु वे असरदार नेतृत्व नहीं दे पाए। जबकि ब्रिटिश फौज के पास कुशल नेतृत्व करने वाले सेनानायक थे। सातवां कारण था बहादुर शाह जफर की अनभिज्ञता। बहादुर शाह जफर क्रांति से में उतने ही अनभिज्ञ थे जितने अंग्रेज। यद्यपि क्रांति मेरठ में 10 मई 1857 को 5:30 बजे के बाद शुरू हो गई, परंतु बहादुर शाह जफर को क्रांति के बारे में तब पता चला जब क्रांतिकारी 11 मई सुबह यमुना पार करके दिल्ली में दाखिल हो चुके थे और उन्होंने टोल प्लाजा में आग लगा दी और उसे लूट लिया। उसी दिन क्रांतिकारियों ने बहादुर शाह जफर को अपना राजा घोषित कर दिया और बहादुर शाह जफर ने क्रांतिकारियों का नेतृत्व आरंभ कर दिया। समय बहादुर शाह जफर के पास ना तो सेना थी और ना ही हथियार थे और ना ही धन था। आठवां कारण था ठोस योजना और अनुशासन का अभाव। अंग्रेजी फौज योजनाबद्ध तरीके से काम कर रही थी, जबकि क्रांतिकारियों के पास कोई ठोस योजना नहीं थी। ब्रिटिश फौज पूरे सैनिक अनुशासन का पालन कर रही थी, जबकि क्रांतिकारियों में अनुशासन की कमी थी। कई स्थानों पर क्रांतिकारी भीड़ की तरह लड़ रहे थे। नौवां कारण था कुछ देशी रियासतों का अंग्रेज़ों का साथ देना। कई देशी रियासतों ने अंग्रेज़ों का साथ दिया। नाभा, जींद और पटियाला की रियासतों ने अंग्रेज़ों का साथ दिया। इन्होंने हरकारों जो क्रांतिकारियों के लिए संदेश लाने और ले जाने का कार्य करते थे को पकड़कर मार डाला। इसके अलावा इन्होंने अंग्रेजी फौजियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आने जाने में सहायता दी ताकि वे क्रांतिकारियों से लड़ सकें, और क्रांतिकारियों से लड़ने में अंग्रेज़ों का साथ दिया। कई राजाओं ने तो अंग्रेज़ों के जो कोई वफादार थे उन्होंने क्रांतिकारियों का साथ ही नहीं दिया। 10वां कारण था अपने हितों के लिए लड़ना। आम भारतीय जनता ने व्यापक रूप से बढ़ चढ़कर इस क्रांति में भाग नहीं लिया। इस क्रांति में मुख्य रूप से उन्हीं लोगों ने भाग लिया जो किसी न किसी कारणवश अंग्रेज़ों से नाराज़ थे। जिस प्रकार 20वीं सदी में भारतीय जनता में देशभक्ति की भावना का संचार हुआ, वैसा इस क्रांति में आम जनता में नहीं दिखा। अंग्रेजी लेखकों और इतिहासकारों ने इस क्रांति को सैनिक विद्रोह या सिपाही विद्रोह का नाम दिया, जबकि भारतीय लेखकों और इतिहासकारों ने इस क्रांति को स्वतंत्रता का पहला संग्राम बताया। अब देखते हैं 1857 की क्रांति के परिणाम क्या हुए। पहला परिणाम हुआ क्रांति को कुचलना।
10 मई 1857 से शुरू हुई क्रांति लगभग 14 महीने तक जुलाई 1858 तक चली। 8 जुलाई 1858 को लॉर्ड कैनिंग ने घोषणा की कि अब क्रांति को पूरी तरह से कुचल दिया गया है। इस युद्ध में ब्रिटिश पक्ष के 3,817 लोग मारे गए और इनमें से 1,677 लोग भारतीय थे। 5,000 के लगभग क्रांतिकारी मारे गए या बुरी तरह से घायल हुए। बहुत सारे क्रांतिकारियों को फांसी दे दी गई। कई क्रांतिकारियों को तोप की नली से बांधकर तोप के गोले से उड़ा दिया गया और कई ग्रामीण इलाकों में ऐसा कोई पेड़ नहीं बचा जिस पर फांसी ना दी गई हो। ब्रिटिश शासन ने इस प्रकार क्रूरतापूर्वक क्रांतिकारियों को इसलिए मारा ताकि भारतीय दोबारा अंग्रेजी शासन के विरुद्ध क्रांति करने की हिम्मत ना कर सके। कई क्रांतिकारियों को पेड़ों पर फांसी दी गई। स्क्रीन पर इस समय आप देख रहे हैं। क्रांतिकारियों को तोप की नली से बांधकर गोले से उड़ा दिया गया। अब हम देखते हैं, परिचय प्राप्त करते हैं लॉर्ड कैनिंग के बारे में। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल के रूप में इनका कार्यकाल था 28 फरवरी 1856 से 1 नवंबर 1858 तक, और भारत के प्रथम वायसराय के रूप में इनका कार्यकाल था 1 नवंबर 1858 से 21 मार्च 1862। और इनके कार्यकाल की प्रमुख घटनाएं ये थी, निम्नलिखित थी। 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू किया। 1857 में क्रांति हुई। 1857 में ही कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास विश्वविद्यालय की स्थापना हुई और 1857 में ही महालेखा परीक्षक का पद आरंभ हुआ। 1859 में लॉर्ड मैकाले द्वारा लिखित इंडियन पीनल कोड लागू किया गया। 1860 में आयकर लागू किया गया जेम्स विलियम के द्वारा और 1861 में कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना भी की गई। और ये सभी आपको अच्छी तरह से याद रखने हैं, क्योंकि आगे इतिहास में कई प्रश्न बनेंगे जो आगे कई परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। तो वो सभी ये जो आप देख रहे हैं अभी जो आपने सुने या देख रहे हो स्क्रीन पर, ये लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में हुए हैं। इसलिए ये सबको नोट कर लीजिएगा, अच्छी तरह से याद रखिएगा। अब देखते हैं दूसरा परिणाम क्या हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत हो गया। 2 अगस्त 1858 को ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक अधिनियम पारित किया जिसके अनुसार भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत कर दिया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल तथा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स समाप्त कर दिए गए। इसके अतिरिक्त गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर दिया गया। भारत का शासन ब्रिटिश साम्राज्य ने अपने हाथ में ले लिया। और तीसरा परिणाम हुआ भारत पर ब्रिटिश साम्राज्य का नियंत्रण। 2 अगस्त 1858 को ब्रिटिश संसद पार्लियामेंट ने भारत शासन अधिनियम पारित किया। इसके अनुसार भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से निकलकर ब्रिटिश संसद के पास आ गया। उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे विस्काउंट पामर्स्टन, जिसका चित्र आप देख रहे हैं साइड स्क्रीन पर। ये लिबरल पार्टी के नेता थे और शासन को 2 भागों में बांट दिया गया। पहला भाग वायसराय और दूसरा भाग था भारत सचिव, जो ब्रिटिश मंत्रिमंडल में भारतीय मामलों का प्रभारी था। और भारत सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यों का एक कार्यकारिणी का भी गठन किया गया। इस समय आप देख रहे हैं चित्र विस्काउंट पामर्स्टन का, जो कि 1858 में इंग्लैंड के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे और इनकी पार्टी थी लिबरल पार्टी। 1857 की क्रांति के परिणाम चौथा पॉइंट है। क्रांति के बाद प्रशासन में किए गए बड़े परिवर्तन। पहला तो निसंतान राजाओं द्वारा दत्तक पुत्र को गोद लेने पर लगी रोक हटा दी गई। राजाओं को उनकी सत्ता सुरक्षित रखने का आश्वासन दिया गया। क्रांति में हिंदू मुस्लिम एकता को देखकर सरकार ने फूट डालो राज करो की नीति अपना ली। परिणाम स्वरूप बंग भंग, अलीगढ़ आंदोलन, पृथक निर्वाचन क्षेत्र प्रणाली आदि का प्रयोग किया गया, जो आगे चलकर भारत विभाजन का कारण बने। लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में ही भारतीय दंड संहिता, इंडियन पीनल कोड तथा 1862 के पुलिस कानून अस्तित्व में आए और क्रांति के दमन पर किए गए खर्च को वसूलने के लिए आयकर की प्रथा 1859 में जेम्स विलियम के द्वारा आरंभ हुई और 1857 में ही महालेखा परीक्षक का पद आरंभ हुआ। और चौथा पॉइंट है, क्रांति के बाद प्रशासन में किए गए बड़े परिवर्तन में आगे देखेंगे। हड़प नीति या विलय की नीति को समाप्त कर दिया गया, जो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा आरंभ की गई थी। राजाओं की पेंशन पुनः आरंभ कर दी गई और हिंदुओं को विश्वास दिलाया गया कि अब उनके रीति रिवाजों में ब्रिटिश शासन द्वारा छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। और शासन से भारतीयों को जोड़ने के लिए
एक परंपरा आरंभ की गई कि 1861 के एक्ट के अनुसार भारतीयों के प्रतिनिधि वायसराय की परिषद में रखने की शुरुआत की गई। ये सदस्य निर्वाचित नहीं होते थे बल्कि नामांकित किए जाते थे और इन्हें कानून बनाने की शक्ति नहीं दी गई थी। भारत सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यों की एक कार्यकारिणी का गठन भी किया गया। अब देखेंगे हम 5वां पॉइंट, महारानी विक्टोरिया भारत की सम्राज्ञी बनी। 1 जनवरी 1877 को दिल्ली के कोरोनेशन पार्क में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। इस अवसर पर महारानी विक्टोरिया और इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बेंजामिन डिज़रायली, जो कि कंजर्वेटिव पार्टी के नेता थे, उपस्थित हुए और ये घोषणा की गई कि अब महारानी विक्टोरिया भारत की भी सम्राज्ञी होंगी। और महारानी विक्टोरिया के द्वारा एक घोषणा पत्र भी जारी किया गया, जिसके बारे में हम आपको आगे परिचय देंगे। यहाँ स्क्रीन पर आप इस समय बेंजामिन डिज़रायली का चित्र देख रहे हैं, जिनका जन्म हुआ था 1804 को और निधन हुआ था 1881 को। परंतु और इनका प्रधानमंत्री के रूप में इंग्लैंड में कार्यकाल था 20 फरवरी 1874 से लेकर 21 अप्रैल 1880। महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र यहाँ से आप देखेंगे कि राजाओं को भरोसा दिलाया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ किए गए उनके समझौतों और संधियों का पालन किया जाएगा। पॉइंट 6, भारतीय जनता के प्रति सरकार अपने उत्तरदायित्व का पालन उसी प्रकार करेगी जिस प्रकार अन्य क्षेत्रों की जनता के साथ करती है। पॉइंट 11, भारतीय नागरिकों को भी ब्रिटिश नागरिकों की तरह समान अधिकार प्राप्त होंगे। और पॉइंट 11, सभी भारतीयों को योग्यता अनुसार सरकारी नौकरी प्राप्त करने का अधिकार होगा। और इस समय आप स्क्रीन पर महारानी विक्टोरिया का चित्र देख रहे हैं। आगे हम देखते हैं महारानी विक्टोरिया घोषणा पत्र। कानून के अंतर्गत सभी को निष्पक्ष रूप से संरक्षण प्राप्त होगा। सभी को अपनी इच्छा अनुसार अपनी धार्मिक मान्यताओं और विश्वास का पालन करने का अधिकार होगा। पॉइंट 6, कानून बनाते समय देश के रीति रिवाजों, परंपराओं, धार्मिक मान्यताओं और लोगों की धारणाओं का ध्यान रखा जाएगा। और पॉइंट 6, राजाओं को यह आश्वासन दिया गया कि अब उनके साम्राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में नहीं मिलाया जाएगा और हड़प नीति या विलय नीति को समाप्त करने की घोषणा की। और इस समय आप स्क्रीन पर चित्र देख रहे हैं महारानी विक्टोरिया का। इनका परिचय मैं आपको देता हूँ। इनको इंग्लिश में नाम है एम्प्रेस विक्टोरिया और ये 20 जून 1837 से 22 जनवरी 1901 तक इनका कार्यकाल जन्म है और 24 मई 1819 को जन्म है और निधन है 22 फरवरी 1901 को। आगे हम चर्चा करते हैं महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र की। और महारानी विक्टोरिया ने अपने घोषणा पत्र में यह भी कहा कि भारतीयों की समृद्धि और विकास में ही उनकी भी शक्ति है तथा भारत में शांति स्थापित होने के साथ औद्योगिक प्रगति पर भी ध्यान दिया जाएगा और भारतीय जनता की कृतज्ञता ही उनका पुरस्कार है। परंतु आगे चलकर भविष्य में आने वाले वायसराय लंबे समय तक इस घोषणा पत्र पर कायम नहीं रहे। उन्होंने भारतीयों के दमन और शोषण की नीति फिर से अपना ली और परंतु इस बार वे पहले से अधिक सावधान तथा सतर्क रहे। तो इसके आप बारे में परिचित हो, कैसे आज़ादी की दूसरी लड़ाई का दूसरा पहलू चला। दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करें, मित्रों को शेयर करें और पूरी वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग कंप्लीट वीडियो। धन्यवाद।